दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है। रात को सोने जाते हैं लेकिन दिमाग रुकता ही नहीं। एक छोटी सी बात घंटों तक घूमती रहती है। भविष्य का डर, लोगों की राय, बार बार वही नेगेटिव थॉट्स, और धीरे धीरे ओवर थिंकिंग आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका प्रेजेंट सब कुछ चुरा लेती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग टूटा हुआ नहीं है बल्कि सिर्फ गलत तरीके से वायर्ड हो गया है और उसे दोबारा रिवायर किया जा सकता है, यही राज दुनिया भर में लाखों लोगों की मदद कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग आखिर आपके ब्रेन में कैसे पैदा होती है, क्यों आपका माइंड बार बार वर्स्ट केस सिनारियो बनाता है, और कौन सी प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपको शांत, फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग बना सकती हैं। अगर आप सच में अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी समझ आपकी पूरी सोच बदल सकती है। अगर आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद हैं तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हर नई नॉलेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और शुरुआत करने से पहले कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, आई कंट्रोल माई माइंड, क्योंकि बदलाव हमेशा एक फैसले से शुरू होता है। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग हाउ एंग्जाइटी वर्क्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं? एक व्यक्ति मुश्किल हालात में भी शांत रहता है, जबकि दूसरा छोटी सी बात पर बेचैन हो जाता है। फर्क परिस्थितियों में नहीं होता, फर्क उस कहानी में होता है जो हमारा दिमाग उन परिस्थितियों के बारे में खुद को सुनाता है। यही वह जगह है जहां एंग्जाइटी जन्म लेती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एंग्जाइटी सिर्फ एक भावना है, लेकिन सच यह है कि यह एक पूरा सिस्टम है जो आपके विचारों, भावनाओं, शरीर और व्यवहार को एक साथ प्रभावित करता है। जब भी आपका दिमाग किसी स्थिति को खतरे के रूप में देखता है, चाहे वह खतरा वास्तविक हो या केवल आपकी कल्पना में, आपका शरीर तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें बदल जाती हैं, मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं और आपका पूरा ध्यान केवल उस संभावित खतरे पर टिक जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब आपका दिमाग हर छोटी बात को भी खतरा मानने लगता है। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और फिर वही आदत आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने लगती है। यही है एंग्जाइटी का साइकिल। एक छोटा सा डर एक विचार पैदा करता है, वह विचार शरीर में बेचैनी पैदा करता है, शरीर की बेचैनी फिर उस डर को और वास्तविक महसूस कराती है और फिर वही डर नए विचारों को जन्म देता है। यह चक्र बार बार घूमता रहता है जब तक कि व्यक्ति यह मानने नहीं लगता कि वह कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चक्र जन्म से नहीं आता, यह समय के साथ सीखा जाता है, और जो चीज सीखी जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। अब सवाल यह है कि यह चक्र इतना शक्तिशाली क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है हमारा हैबिट लूप। हमारा ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वह बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहारों को आदत में बदल देता है। मान लीजिए आपने एक बार किसी प्रेजेंटेशन से पहले बहुत घबराहट महसूस की। यदि आपने उस सिचुएशन से बचने की कोशिश की तो आपके ब्रेन ने यह सीख लिया कि बचना ही सुरक्षित रहने का तरीका है। अगली बार वही परिस्थिति आएगी तो आपका दिमाग बिना सोचे समझे फिर वही प्रतिक्रिया देगा। कुछ समय बाद आपका ब्रेन हर नई चुनौती को पुराने डर से जोड़ने लगेगा। यही एंग्जाइटी हैबिट लूप है। ट्रिगर आता है, उसके बाद डर पैदा होता है, फिर आप उस सिचुएशन से बचते हैं, थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है और आपका ब्रेन उस राहत को रिवॉर्ड समझकर उसी आदत को और मजबूत कर देता है। यही कारण है कि अवॉइडेंस कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराती है, लेकिन लंबे समय में एंग्जाइटी को कई गुना बढ़ा देती है। जितना अधिक आप भागेंगे उतना ही आपका दिमाग यकीन करने लगेगा कि खतरा वास्तव में बहुत बड़ा है। अब सोचिए, यदि आपका ब्रेन गलत आदत सीख सकता है तो क्या वह नई आदत नहीं सीख सकता? बिल्कुल सीख सकता है। यही रीवायरिंग की शुरुआत है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड की उस आवाज को पहचानना होगा जो हर समय आपको डराती रहती है। हर इंसान के दिमाग में एक इंटरनल साउंड ट्रैक चलता रहता है। ये वही आवाज है जो कहती है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे जज किया तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। शुरुआत में यह सिर्फ एक विचार होता है, लेकिन जब यही विचार बार बार दोहराया जाता है तो आपका ब्रेन उसे सच मानने लगता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जितने अधिक किसी विचार को दोहराया जाता है
उससे जुड़े न्यूरल पाथवेज उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इसीलिए ओवरथिंकिंग केवल सोचने की आदत नहीं है, बल्कि ब्रेन की वायरिंग का हिस्सा बन जाती है। अच्छी खबर यह है कि ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की क्षमता होती है। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन नई कनेक्शंस बना सकता है और पुरानी आदतों को कमजोर कर सकता है। जब भी आप नकारात्मक विचार को बिना माने उसे केवल एक विचार की तरह देखना शुरू करते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को नया रास्ता सिखा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका माइंड कहता है मैं यह काम नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे सच मानने के बजाय खुद से पूछिए, क्या यह एक तथ्य है या केवल मेरा डर बोल रहा है? यही छोटा सा सवाल आपके ब्रेन के ऑटोमेटिक मोड को तोड़ देता है। धीरे धीरे आपका माइंड सीखने लगता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। एंजाइटी का सबसे बड़ा हथियार यह है कि वह आपको विश्वास दिला देती है कि आपके विचार ही वास्तविकता हैं, जबकि सच यह है कि विचार केवल मानसिक घटनाएं हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उन्हें देखने वाले इंसान हैं। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे एंजाइटी की पकड़ कमजोर होने लगती है। लेकिन यहां एक और बड़ा रहस्य छिपा है। केवल अपने विचारों को पहचान लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप समझते हैं कि आपका ब्रेन किस समय सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है और क्यों आपका डर अक्सर वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ा दिखाई देता है। यही वह मोड़ है जहां अगला भाग आपके सामने ऐसी तकनीकें खोलेगा जो आपके दिमाग की सबसे गहरी चालों को उजागर करेंगी, और आपको पहली बार महसूस होगा कि आपका ब्रेन दुश्मन नहीं, बल्कि गलत दिशा में प्रशिक्षित हुआ एक शक्तिशाली साथी है। पार्ट 2, अनरेवलिंग द एंजाइटी रिस्पॉन्स। अब तक आपने समझ लिया कि एंजाइटी अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे आपके ब्रेन की एक आदत बन जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एंजाइटी शुरू हो जाती है, तो क्या उस समय उसे रोका जा सकता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब पैनिक या ओवरथिंकिंग शुरू हो जाए, तब कुछ भी करना बेकार है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच यह है कि एंजाइटी का भी एक टाइमलाइन होता है। वह एक ही पल में अपनी सबसे ऊंची अवस्था में नहीं पहुंचती। वह छोटे छोटे चरणों से गुजरते हुए धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत एक साधारण ट्रिगर से होती है। यह ट्रिगर कोई आवाज, कोई मैसेज, कोई याद, किसी का चेहरा, एक मीटिंग, एक इंटरव्यू या सिर्फ एक विचार भी हो सकता है। इसके बाद आपका ब्रेन कुछ ही सेकंड में उस स्थिति का अर्थ निकालता है। यदि आपका ब्रेन उसे खतरा मान लेता है, तो आपका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें बदल जाती हैं, हथेलियों में पसीना आने लगता है और दिमाग में लगातार नए नए वर्स्ट केस सिनेरियोस बनने लगते हैं। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। लेकिन लेखक बताते हैं कि एंजाइटी का सबसे कमजोर पल यही होता है। यदि आप इस शुरुआती चरण को पहचान लें, तो पूरे एंजाइटी अटैक को बढ़ने से पहले ही रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने व्यक्तिगत ट्रिगर्स पहचानने होंगे। खुद से पूछिए कि कौन सी परिस्थितियां बार बार मुझे बेचैन करती हैं, कौन से लोग, कौन सी जगहें या कौन से विचार मेरे अंदर डर पैदा करते हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स की सूची बनाना शुरू करते हैं, तब आपका ब्रेन पहली बार ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकलता है। अवेयरनेस ही रिकवरी की पहली सीढ़ी है। लेकिन केवल ट्रिगर पहचान लेना काफी नहीं है। अगला कदम है अपने विचारों को चुनौती देना। इसी जगह लेखक एक बेहद प्रभावशाली टेक्निक बताते हैं, जिसे ABCD मेथड कहा जाता है। यह मेथड आपके ब्रेन को इमोशन के बजाय लॉजिक से सोचने की आदत सिखाता है। सबसे पहले आता है A यानी एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी वह घटना जिसने एंजाइटी शुरू की। इसके बाद आता है B यानी बिलीफ, यानी उस घटना के बारे में आपकी मान्यता। फिर आता है C यानी कॉन्सिक्वेंस, यानी उस विश्वास का परिणाम जो आपकी भावनाओं और व्यवहार में दिखाई देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है D यानी डिस्प्यूटेशन। यहां आपको अपने विश्वास को चुनौती देनी होती है। खुद से पूछिए, क्या इसका कोई वास्तविक प्रमाण है? क्या मैं बिना सबूत के सबसे बुरा परिणाम मान रहा हूं? क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है? और अंत में आता है E यानी इफेक्टिव न्यू बिलीफ, जहां आप एक अधिक संतुलित और वास्तविक सोच विकसित करते हैं। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया।
आपका पहला विचार आया कि शायद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी एक विचार से आपका पूरा शरीर तनाव में आ गया। लेकिन यदि आप ABCD मेथड का उपयोग करें तो आप खुद से पूछेंगे, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? क्या पहले भी उन्होंने सिर्फ फीडबैक देने के लिए बुलाया है? क्या मेरे पास कोई वास्तविक प्रमाण है कि मुझे निकालने वाले हैं? जैसे ही आपका ब्रेन इन सवालों का जवाब ढूंढना शुरू करता है, उसका डर कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि एंजाइटी को हराने का सबसे प्रभावी तरीका उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसकी कहानी की जांच करना है। लेकिन एंजाइटी केवल विचारों से नहीं बढ़ती, वह आपकी एक्सपेक्टेशन से भी पैदा होती है। हम अक्सर अपने लिए ऐसे नियम बना लेते हैं जो वास्तविकता से बिल्कुल मेल नहीं खाते। हमें लगता है कि हमें हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, सभी लोग हमें पसंद करें, हम कभी गलती न करें, हमारा भविष्य हमेशा हमारे नियंत्रण में रहे। लेकिन जीवन इन नियमों के अनुसार नहीं चलता। जैसे ही वास्तविकता हमारी उम्मीदों से टकराती है, एंजाइटी जन्म लेती है। लेखक बताते हैं कि जितनी अधिक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी, उतनी अधिक निराशा और बेचैनी होगी। इसलिए अपने स्टैंडर्ड्स को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक बनाना है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि मुझे हर काम में सफल होना ही होगा, तो हर असफलता आपको तोड़ देगी। लेकिन यदि आप यह मानते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और गलती होने पर उससे सीखूंगा, तो आपका ब्रेन खतरे के बजाय ग्रोथ देखना शुरू कर देगा। यही माइंडसेट एंजाइटी को धीरे धीरे कमजोर करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा ब्रेन भविष्य की अनिश्चितता को पसंद नहीं करता, इसलिए वह खाली जगहों को डर से भर देता है। जहां जानकारी नहीं होती, वहां कल्पना काम करने लगती है, और हमारी कल्पना अक्सर वास्तविकता से कहीं अधिक डरावनी होती है। इसलिए जब भी आपका माइंड भविष्य की कोई भयानक कहानी बनाना शुरू करे, तो खुद से एक सरल सवाल पूछिए, क्या यह अभी हो रहा है या केवल मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी है? यह सवाल आपके ब्रेन को वर्तमान में वापस ले आता है। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है और आपका शरीर यह महसूस करता है कि वास्तविक खतरा मौजूद नहीं है। यही वह अभ्यास है जो आपके ब्रेन को बार बार सिखाता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। समय के साथ आपका माइंड खतरे को कम और वास्तविकता को अधिक देखने लगता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा भ्रम बाकी है। कई बार आपका ब्रेन केवल गलत कहानी ही नहीं बनाता, बल्कि वह वास्तविकता को भी पूरी तरह से विकृत करके दिखाता है। आपको लगता है कि सब लोग आपको जज कर रहे हैं। एक छोटी गलती आपकी पूरी पहचान बन जाएगी और एक असफलता आपके पूरे भविष्य का फैसला कर देगी। आखिर ब्रेन ऐसा क्यों करता है? यही रहस्य अगले भाग में खुलने वाला है, जहां आप जानेंगे कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस किस तरह आपकी सोच को बिना बताए नियंत्रित करते हैं और उनसे बाहर निकलने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। पार्ट 3, योर ब्रेन, फ्रेंड और फो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपकी तरफ देखा और आपको तुरंत लगा कि वह आपको जज कर रहा है? या फिर एक छोटी सी गलती के बाद आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है? दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर मामलों में समस्या वास्तविकता नहीं होती, बल्कि वास्तविकता को देखने का हमारा तरीका होता है। हमारा ब्रेन हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे विचार सच्चाई नहीं होते। वे केवल ऐसी मानसिक कहानियां होती हैं जिन्हें हमारा दिमाग बिना सबूत के सच मान लेता है। इन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहा जाता है। यही वे मानसिक जाल हैं जो एंजाइटी को लगातार जिंदा रखते हैं। जब तक आप इन्हें पहचान नहीं लेते, तब तक आपका ब्रेन हर परिस्थिति को अपने पुराने डर के चश्मे से देखता रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया, तो आपका ब्रेन तुरंत कह सकता है, मैं पूरी तरह असफल हूं। इसे ऑल और नथिंग थिंकिंग कहा जाता है। एक छोटी गलती के आधार पर पूरी पहचान का फैसला कर देना। इसी तरह यदि किसी दोस्त ने आपका मैसेज देर से देखा, तो आपका ब्रेन तुरंत कहानी बना सकता है कि शायद वह अब आपको पसंद नहीं करता। इसे माइंड रीडिंग कहा जाता है, यानी बिना किसी प्रमाण के यह मान लेना कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। फिर आता है कैटास्ट्रोफाइजिंग, जिसमें आपका ब्रेन हर छोटी समस्या को भविष्य की सबसे बड़ी आपदा बना देता है। सिर में हल्का दर्द हुआ और दिमाग तुरंत सबसे गंभीर बीमारी की कल्पना करने लगा।
बॉस ने कहा कि बात करनी है और आपका माइंड नौकरी जाने तक पहुंच गया। यही कारण है कि एंजाइटी वास्तविक घटनाओं से कम और गलत व्याख्याओं से अधिक पैदा होती है। लेखक बताते हैं कि इन डिस्टॉर्शंस को खत्म करने का पहला कदम है उन्हें पकड़ना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत खुद से पूछिए, क्या मैं तथ्य देख रहा हूं या केवल अपनी व्याख्या? यह छोटा सा सवाल आपके ब्रेन की गति को धीमा कर देता है। लेकिन केवल पहचान लेना काफी नहीं है। अब जरूरत है उन विचारों को व्यवस्थित तरीके से चुनौती देने की। इसी उद्देश्य के लिए लेखक ट्रिपल कॉलम टेक्निक का परिचय देते हैं। यह एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। पहले कॉलम में आप अपना ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट लिखते हैं। दूसरे कॉलम में पहचानते हैं कि यह कौन सा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। तीसरे कॉलम में उसी विचार का एक अधिक संतुलित और वास्तविक उत्तर लिखते हैं। मान लीजिए आपने लिखा, मैं हमेशा हर काम खराब कर देता हूं। दूसरे कॉलम में आप पहचानेंगे कि यह ओवर जनरलाइजेशन है, क्योंकि एक घटना के आधार पर पूरे जीवन का निष्कर्ष निकाला जा रहा है। तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे, मैंने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन कई काम सफलतापूर्वक भी पूरे किए हैं। एक गलती मेरी पूरी क्षमता को परिभाषित नहीं करती। शुरुआत में यह अभ्यास अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते हैं, आपका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपकी सोच संतुलित होने लगती है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का वास्तविक उपयोग है। अब बात करते हैं रियलिटी टेस्टिंग की। एंजाइटी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह आपको अपने डर पर विश्वास करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन रियलिटी टेस्टिंग आपको डर के बजाय प्रमाण देखने की आदत सिखाती है। जब भी कोई डरावना विचार आए, खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, इसके समर्थन में वास्तविक प्रमाण क्या हैं? दूसरा, इसके खिलाफ कौन से प्रमाण मौजूद हैं? और तीसरा, यदि मेरा कोई करीबी दोस्त इसी परिस्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? इन 3 सवालों का जवाब देते ही आपका ब्रेन इमोशन से हटकर एविडेंस पर ध्यान देना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन में सब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो खुद से पूछिए, क्या पहले ऐसा कभी हुआ है? क्या लोग सच में दूसरों की हर छोटी गलती पर इतना ध्यान देते हैं, या फिर हर व्यक्ति अपनी ही चिंताओं में व्यस्त रहता है? अक्सर आपको एहसास होगा कि आपका डर वास्तविकता से कहीं बड़ा था। यही रियलिटी टेस्टिंग का उद्देश्य है। यह आपके ब्रेन को सिखाता है कि हर विचार को बिना जांच के सच मत मानो। एक और महत्वपूर्ण कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है फिल्टरिंग। इसमें हमारा ब्रेन किसी भी परिस्थिति के केवल नकारात्मक हिस्से को चुनता है और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। मान लीजिए 10 लोगों ने आपकी तारीफ की और एक व्यक्ति ने आलोचना कर दी। रात को सोते समय आपका ब्रेन केवल उसी एक आलोचना को दोहराएगा। यही मानसिक फिल्टर आपकी खुशी छीन लेता है। इससे बाहर निकलने के लिए हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूं या केवल उसका सबसे अंधेरा हिस्सा? यह अभ्यास धीरे धीरे आपके ध्यान को संतुलित बनाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमारा ब्रेन हमेशा सुरक्षा चाहता है, लेकिन सुरक्षा की तलाश में वह कई बार वास्तविकता को तोड़ मरोड़ देता है। इसलिए आपका लक्ष्य अपने ब्रेन को चुप कराना नहीं है, बल्कि उसे बेहतर जानकारी देना है। जब आप तथ्यों के आधार पर सोचना शुरू करते हैं, तब एंजाइटी की पकड़ कमजोर होने लगती है। समय के साथ आपका माइंड यह सीख जाता है कि हर डर भविष्यवाणी नहीं होता और हर विचार सत्य नहीं होता। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है। वह केवल आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई बार पुराने अनुभवों के कारण गलत अलार्म बजा देता है। जैसे किसी घर का स्मोक डिटेक्टर कभी कभी बिना आग के भी बजने लगता है, वैसे ही एंजाइटी वाला ब्रेन भी कई बार बिना वास्तविक खतरे के अलार्म बजा देता है। आपका काम अलार्म को तोड़ना नहीं है, बल्कि यह जांचना है कि सच में आग लगी भी है या नहीं। जब आप यह कला सीख जाते हैं, तब आपका पूरा मानसिक अनुभव बदलने लगता है। लेकिन अभी भी एक ऐसी आदत बाकी है जो एंजाइटी को बार बार वापस ले आती है। वह है हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना, हर परिस्थिति में खुद को केंद्र में रखना और अनिश्चितता से लगातार लड़ते रहना। अगले भाग में आप जानेंगे कि केवल अपना दृष्टिकोण बदलकर और खुद से थोड़ी दूरी बनाकर
कैसे आप एंजाइटी की शक्ति को आश्चर्यजनक रूप से कम कर सकते हैं। पार्ट 4, टेकिंग अ स्टेप बैक। कल्पना कीजिए कि आप एक थिएटर में बैठे हैं और मंच पर एक डरावनी फिल्म चल रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथों में पसीना आने लगता है और कुछ पल के लिए आपको सब कुछ सच लगने लगता है। लेकिन तभी अचानक आपको याद आता है कि यह केवल एक फिल्म है। उसी क्षण आपका पूरा अनुभव बदल जाता है। फिल्म वही रहती है, लेकिन उससे आपका रिश्ता बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि एंजाइटी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। समस्या हमेशा हमारे विचार नहीं होते, बल्कि यह होता है कि हम उन विचारों के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि जो हमारा दिमाग कह रहा है वही अंतिम सच है। यहीं से शुरू होती है वह तकनीक जिसे लेखक बैटमैन इफेक्ट कहते हैं। इसका नाम सुनकर यह केवल एक रोचक उदाहरण लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक समझ छिपी है। जब ब्रूस वेन किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता है तो वह खुद को केवल एक डरे हुए इंसान की तरह नहीं देखता, वह खुद को बैटमैन के रूप में देखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी पहचान बदल देता है, बल्कि वह अपने डर से थोड़ा मानसिक फासला बना लेता है। यही तकनीक हमारे लिए भी काम करती है। जब आप खुद से कहते हैं मैं डर गया हूं, तो आपका ब्रेन उस डर के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है। लेकिन यदि आप कहते हैं मेरा ब्रेन अभी डर महसूस कर रहा है, तो आपके और उस भावना के बीच थोड़ी दूरी बन जाती है। यह छोटा सा बदलाव आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने लगता है। रिसर्च भी दिखाती है कि जब हम सेल्फ डिस्टेंसिंग का अभ्यास करते हैं और खुद से तीसरे व्यक्ति की तरह बात करते हैं, तो भावनात्मक प्रतिक्रिया की तीव्रता कम होने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका नाम राहुल है, तो खुद से पूछिए राहुल इस परिस्थिति में क्या करेगा, या राहुल को अभी किस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह तरीका आपको इमोशन के बजाय विजडम से सोचने में मदद करता है। एंजाइटी चाहती है कि आप उसके अंदर फंसे रहें, लेकिन बैटमैन इफेक्ट आपको उसके ऊपर खड़े होकर पूरी तस्वीर देखने की शक्ति देता है। अब आते हैं उस समस्या पर जिसने लाखों लोगों की मानसिक शांति छीन रखी है, और वह है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। हमारा ब्रेन भविष्य को पूरी तरह जानना चाहता है। वह चाहता है कि हर सवाल का जवाब पहले से मिल जाए, हर जोखिम खत्म हो जाए और हर परिणाम हमारे नियंत्रण में हो। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। कोई भी इंसान यह नहीं जान सकता कि कल क्या होगा। फिर भी एंजाइटी वाला ब्रेन लगातार भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहता है। यही कोशिश उसे थका देती है। लेखक कहते हैं कि एंजाइटी की जड़ केवल डर नहीं है, बल्कि अनिश्चितता को स्वीकार न कर पाना है। जितना अधिक आप भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित बनाना चाहेंगे, उतनी ही अधिक बेचैनी महसूस होगी, क्योंकि आपका ब्रेन ऐसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए रिकवरी का मतलब यह नहीं कि सारी अनिश्चितता खत्म हो जाए। रिकवरी का मतलब है कि आप अनिश्चितता के साथ सहज होना सीख जाएं। इसे टॉलरेटिंग अनसर्टेनिटी कहा जाता है। शुरुआत छोटे छोटे अभ्यासों से होती है। हर बात का तुरंत जवाब ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। हर मैसेज का मतलब मत निकालिए। हर संभावना के लिए पहले से योजना मत बनाइए। कुछ सवालों को बिना जवाब के रहने दीजिए। शुरुआत में आपका ब्रेन विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे वह सीख जाएगा कि बिना निश्चितता के भी सुरक्षित रहा जा सकता है। यही अभ्यास आपके मानसिक लचीलेपन को मजबूत करता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नलाइजेशन की, जो इस भाग की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। अधिकांश लोग कहते हैं मैं ही एंजाइटी हूं, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह सोच ही सबसे बड़ी गलती है। एंजाइटी आपकी पहचान नहीं है, वह केवल एक अनुभव है। जब आप उसे अपनी पहचान बना लेते हैं, तब उससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए एक्सटर्नलाइजेशन आपको सिखाती है कि एंजाइटी को अपने बाहर की एक चीज की तरह देखिए। कल्पना कीजिए कि आपकी एंजाइटी एक शोर मचाने वाला रेडियो है जो हर समय खतरे की खबरें सुना रहा है। क्या आप हर खबर पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं। उसी तरह आपको हर विचार पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपनी एंजाइटी को कोई नाम भी दे देते हैं। जब भी वह नकारात्मक कहानी सुनाना शुरू करती है, वे कहते हैं फिर से वही पुरानी आवाज बोल रही है। इससे ब्रेन और विचारों के बीच दूरी बनती है।
आप रिएक्शन देने के बजाय ऑब्जर्वेशन करना सीखते हैं। यही माइंडफुलनेस का मूल सिद्धांत भी है। विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें आते जाते देखना। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी स्थायी नहीं होते। समस्या तब पैदा होती है जब हम हर बादल को अपना घर समझ लेते हैं। लेखक बार बार याद दिलाते हैं कि आपका लक्ष्य एंग्जाइटी को हमेशा के लिए मिटाना नहीं है। लक्ष्य यह है कि जब वह आए तब भी वह आपके फैसलों को नियंत्रित न कर सके। मानसिक मजबूती का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ते रहना है। जब आप खुद से थोड़ा पीछे हटना सीख जाते हैं, जब आप अनिश्चितता को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मान लेते हैं, और जब आप अपनी पहचान को एंग्जाइटी से अलग देखना शुरू कर देते हैं, तब पहली बार आपको एहसास होता है कि आपके अंदर जितनी शक्ति है उसका बहुत छोटा हिस्सा ही अब तक इस्तेमाल हुआ था। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपके ब्रेन को शांत रख सकती हैं, बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं, और उसी एंग्जाइटी को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकती हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अगले और अंतिम भाग में सामने आने वाला है। पार्ट 5, स्मार्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स। अब तक आपने यह समझ लिया कि एंग्जाइटी कैसे पैदा होती है, कैसे गलत सोच उसे मजबूत बनाती है, और कैसे अपने विचारों से थोड़ा पीछे हटकर आप उसे कमजोर कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका ब्रेन बार बार उसी पुराने डर में वापस न चला जाए? क्योंकि केवल समझ लेना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आपके पास ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स हों जिन्हें आप किसी भी समय इस्तेमाल कर सकें। लेखक इसी कारण इस अंतिम भाग में कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में बताते हैं जो आपके ब्रेन को व्यवस्थित करना, बेहतर निर्णय लेना और एंग्जाइटी को आपकी कमजोरी के बजाय ताकत में बदलना सिखाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइंड मैपिंग की। जब हमारा ब्रेन तनाव में होता है तब वह एक साथ बहुत सारी बातों के बारे में सोचने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे दिमाग में दर्जनों ब्राउजर टैब्स एक साथ खुली हुई हों। हर अधूरा काम, हर डर, हर जिम्मेदारी और हर भविष्य की चिंता एक साथ ध्यान खींचने लगती है। इसी वजह से व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाता है। लेखक कहते हैं कि समस्या यह नहीं है कि आपके पास बहुत सारे विचार हैं। समस्या यह है कि वे सभी एक साथ आपके दिमाग के अंदर घूम रहे हैं। माइंड मैपिंग का उद्देश्य इन्हें दिमाग से निकालकर कागज पर लाना है। एक खाली पन्ने के बीच में अपनी मुख्य समस्या लिखिए, फिर उससे जुड़ी हर चिंता, हर सवाल और हर संभावना को शाखाओं की तरह लिखते जाइए। जैसे जैसे विचार बाहर आते जाते हैं, आपका ब्रेन हल्का महसूस करने लगता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहा जाता है। जब जानकारी केवल दिमाग में रहने के बजाय बाहर व्यवस्थित हो जाती है, तब वर्किंग मेमोरी पर दबाव कम हो जाता है और व्यक्ति अधिक स्पष्ट रूप से सोच पाता है। कई बार समाधान पहले से मौजूद होता है, लेकिन मानसिक अव्यवस्था उसे देखने नहीं देती। माइंड मैपिंग उसी धुंध को हटाने का काम करती है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। एंग्जाइटी वाले लोग अक्सर गलत निर्णय नहीं लेते, बल्कि निर्णय लेने से ही डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने गलत फैसला ले लिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसी डर की वजह से वे महीनों तक सोचते रहते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। लेखक बताते हैं कि हर निर्णय में कुछ न कुछ अनिश्चितता होती ही है। परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज नहीं होती। बेहतर जीवन उन लोगों को मिलता है जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उसे सुधारते हैं। यदि आप हर बार 100% निश्चित होने का इंतजार करेंगे तो आपका ब्रेन हमेशा एंग्जाइटी में फंसा रहेगा। इसलिए निर्णय लेते समय खुद से पूछिए, मेरे पास इस समय कौन सी जानकारी है? सबसे संभावित परिणाम क्या है? यदि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई तो मैं क्या कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब आपको डर से निकालकर एक्शन की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, अनिर्णय भी एक निर्णय होता है और कई बार वही सबसे महंगा साबित होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमारा ब्रेन हर जोखिम को बराबर नहीं देखता। यदि कोई निर्णय भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो तो उसका खतरा वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ा महसूस होता है। इसलिए भावनाओं के शांत होने के बाद
निर्णय लेना अक्सर अधिक बुद्धिमानी होती है। कुछ मिनट टहलना, गहरी सांस लेना या विचारों को लिखना आपके ब्रेन को संतुलित अवस्था में वापस ला सकता है। अब आते हैं इस पुस्तक के सबसे प्रेरणादायक विचार पर, एंग्जाइटी को अपनी सुपर पावर में बदलना। पहली नजर में यह बात असंभव लग सकती है, लेकिन लेखक समझाते हैं कि एंग्जाइटी अपने आप में दुश्मन नहीं है। वास्तव में यह आपके ब्रेन का सुरक्षा तंत्र है। समस्या तब होती है जब यह जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यदि आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो यही संवेदनशीलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एंग्जाइटी वाले लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, भविष्य की संभावनाओं के बारे में पहले सोच लेते हैं और समस्याओं को जल्दी पहचान लेते हैं। यदि इन गुणों के साथ संतुलित सोच जुड़ जाए, तो यही व्यक्ति उत्कृष्ट प्लानर, लीडर, रिसर्चर, आर्टिस्ट या एंटरप्रेन्योर बन सकता है। फर्क केवल इतना है कि डर आपको नियंत्रित करे या आप उस ऊर्जा को दिशा दें। मान लीजिए आपको किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन से पहले घबराहट हो रही है। इसे कमजोरी मानने के बजाय खुद से कहिए, मेरा शरीर मुझे इस चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। जब आप डर की व्याख्या बदलते हैं, तब उसका प्रभाव भी बदलने लगता है। वैज्ञानिक शोधों में भी पाया गया है कि यदि व्यक्ति तनाव को केवल खतरे के बजाय तैयारी का संकेत माने, तो उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि एंग्जाइटी हमेशा लाभदायक होती है, बल्कि यह कि उसकी ऊर्जा को सही दिशा दी जा सकती है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, आपका लक्ष्य हमेशा शांत रहना नहीं होना चाहिए। जीवन में तनाव आएगा, चुनौतियां आएंगी और कभी कभी डर भी लगेगा। मानसिक मजबूती का अर्थ यह नहीं कि आपके अंदर कोई भावना न बचे। मानसिक मजबूती का अर्थ है कि भावना होने के बावजूद आप अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लें। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब आप अपने विचारों को पहचानते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं, अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं, सही निर्णय लेना सीखते हैं और अपने तनाव को उपयोगी ऊर्जा में बदल देते हैं, तब आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। अब आपका ब्रेन हर स्थिति में खतरा नहीं खोजता, बल्कि अवसर भी देखने लगता है। यही रीवायरिंग की असली पहचान है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जिन परिस्थितियों से आप कभी भागते थे, अब उन्हीं का सामना आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। आपका फोकस बेहतर होगा, रिश्ते मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात, आप वर्तमान में जीना सीखेंगे। क्योंकि अंत में जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि आपके मन में कितने विचार आते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि उन विचारों पर आपका कितना नियंत्रण है। और जब यह नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है, तब एंग्जाइटी आपकी कहानी का अंत नहीं रहती, बल्कि एक नए, अधिक मजबूत और अधिक शांत जीवन की शुरुआत बन जाती है। कंक्लूजन: अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है, तो शायद अब आपको यह एहसास हो गया होगा कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही माइंड की उन आदतों से है जो सालों से बिना सवाल किए चलती आ रही हैं। एंग्जाइटी कोई कमजोरी नहीं है, ओवरथिंकिंग कोई पहचान नहीं है और डर कोई स्थायी सच्चाई नहीं है। ये केवल ऐसे मानसिक पैटर्न हैं जिन्हें आपका ब्रेन बार बार दोहराता रहा है। अच्छी बात यह है कि जिस ब्रेन ने इन पैटर्न्स को सीखा है, वही ब्रेन उन्हें बदल भी सकता है। यही इस पूरी पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। बदलाव किसी एक मोटिवेशन वीडियो, किसी एक क्वोट या किसी एक दिन के जोश से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब आप हर दिन अपने विचारों को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, हर दिन अपने डर को थोड़ा कम महत्व देते हैं और हर दिन अपने ब्रेन को यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति खतरा नहीं होती। याद रखिए, आपका माइंड एक बगीचे की तरह है। यदि आप उसमें डर, शंका और नकारात्मक सोच के बीज बोएंगे, तो बेचैनी उगेगी। लेकिन यदि आप उसमें अवेयरनेस, पेशेंस, ग्रेटिट्यूड और सही सोच के बीज बोएंगे, तो वही माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। लेकिन जब आपका माइंड स्थिर हो जाता है, तब बाहरी तूफान आपकी अंदरूनी शांति को नहीं हिला पाते। इसलिए अगली बार जब आपका ब्रेन आपको वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाए, तो तुरंत उस पर विश्वास मत कीजिए। एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है
या केवल मेरा डरा हुआ माइंड बोल रहा है? कई बार यही एक सवाल आपकी पूरी दिशा बदल देगा। याद रखिए, करेज का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद सही कदम उठाना। कॉन्फिडेंस का मतलब कभी न घबराना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है घबराहट के बावजूद आगे बढ़ते रहना। और मानसिक शांति का मतलब समस्याओं का खत्म हो जाना नहीं है। मानसिक शांति का मतलब है कि समस्याओं के बीच भी आपका माइंड आपके साथ खड़ा रहे। आज से अपने विचारों के गुलाम मत बनिए, उनके नेता बनिए। अपने ब्रेन को सजा मत दीजिए, उसे सही दिशा दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड को समझना और संभालना सीख लिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा स्किल सीख लिया। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस या एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखिए, माई माइंड वर्क्स फॉर मी, क्योंकि असली बदलाव उसी दिन शुरू होता है जब आपका माइंड आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम करना शुरू कर देता है।